जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल में। जैसे कि आप लोग कुछ वीडियोस देख रहे होंगे जो ओशनोग्राफी से रिलेटेड आ रहे हैं, तो उसी सीरीज में हम लोग एक और नया टॉपिक लाए हैं जो है ओशियन टाइड्स, ज्वार और भाटा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक में डायरेक्ट जंप करने से पहले मैं आप लोगों को क्रैश कोर्स के बारे में बता दूं। आप जो भी लोग स्टडी कैपिटल से जुड़े हैं वो जान रहे हैं कि हम हर साल क्या है क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, मास्टर्स के लिए भी और आपका यूजी लेवल पे भी। तो सीयूटी पीजी 2023 के जो डेट्स आ चुकी हैं, तो उसी की जो कोर्स है उसका जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। एक बैच रन कर रहा है, स्टार्ट हुआ है अभी 26 दिसंबर से। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाएगा, जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं वो क्लियर किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सॉल्व किए जाएंगे। और मास्टर्स में सिर्फ हम एमए के पेपर नहीं, हम नेट जेआरएफ के भी पेपर सॉल्व कराते हैं ताकि जो एक आउटपुट है वो आपका अच्छा हो सके। तो आप लोग भी जुड़ें, और बेटर है कि अप्रैल या मई में जुड़ने से अच्छा है कि आप उसमें टाइम देके आप जनवरी में ही ज्वाइन करें, और ताकि आपका रिजल्ट जो है एक आराम से एक नॉर्मल पेस से आप उसको कवर कर सकें और अच्छे से तैयारी कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं, और जो आज का टॉपिक है वो है ओशियन टाइड्स, ज्वार और भाटा। तो समझेंगे हम लोग इसमें। सबसे पहले अगर बात करें तो जो ओशियन वाटर है, ठीक है, जो आपका महासागरीय जल है, उसके मूवमेंट की बात करेंगे, या जो उसका क्लासिफिकेशन है, ठीक। तो आपके तीन शब्द हैं जो जनरली लोग पूछ लेते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट आजकल बहुत ही पैटर्न चेंज हो रहा है, तो डेफिनेशन अगर देता है, मैच करने के लिए बोलता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ओशियन वाटर्स जो है, ओशियन वाटर के मूवमेंट, ओशियन वाटर के मूवमेंट के आधार पे अगर बात करें तो हम इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या है आपका वेव, एक क्या है टाइड, और तीसरा आपका क्या है ओशियन करंट। तो टाइड आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग टाइड्स को ही फोकस करेंगे, टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। और जो अगला वीडियो आएगा या अगला जो आपका इसी सीरीज में एक लेक्चर मिलेगा वो आपको ओशियन करंट्स पे, महासागरीय जलधाराओं पे होगा। तो टाइड्स, वेव्स और ओशियन करंट्स ये क्या है, तीनों चीजें ये हम लोग समझते हैं, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है आपका वेव्स, ठीक। फिर आपका क्या है ओशियन करंट, और देन आपका टाइड, ठीक है। तो वेव्स क्या है, दीज आर नथिंग बट दी ऑसिलेटरी मूवमेंट दैट रिजल्ट इन द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर सरफेस। तो ये वेव्स जैसे हम लोग सुनते रहते हैं कि लहरें आ रही हैं, बहुत ही आम भाषा में अगर कहूँ तो वो लहरें क्या हैं, तो जो उनका ऑसिलेटरी मूवमेंट है, मतलब कि अप एंड डाउन जो है, कभी लहरें उठ रही हैं फिर वो गिर रही हैं, राइज एंड फॉल जो है वाटर का, ओशियन वाटर का, वही आपकी वेव्स कहलाती हैं। तो ये क्या है, ये आपका क्षैतिज संचलन है, हॉरिजेंटल मूवमेंट है। तो ओशियन वाटर के हॉरिजेंटल मूवमेंट जो है वो आपका वेव्स कहलाता है। तो एक पॉइंट यहां से ध्यान देना है कि ये क्या है, हॉरिजेंटल मूवमेंट है, इसमें वर्टिकल लंबवत संचलन नहीं है। दे आर एक्चुअली द एनर्जी, ये क्या है, ये एनर्जी है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है, मतलब कि नॉट दी वाटर एज सच विच मूव्स अक्रॉस द ओशियन सरफेस। तो मेनली ये क्या है, जो आपके विंड है, जो आपकी हवाएं चल रही हैं, पवनें चल रही हैं, तो उनकी एनर्जी के कारण ही जो ओशियन वाटर है वो क्या है, राइज है। जब एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है तो उनका फॉल हो जाता है, तो वो आपकी क्या है, एनर्जी है, ये कोई परमानेंट नहीं है, ठीक। तो ये चीज है। और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये एनर्जी आपकी विंड से आ रही है, जो पवने हैं उनसे आपको ये एनर्जी देखने को मिल रही है, ठीक। तो ये आपको सर्कुलर मैनर में चलता है, और ये इसकी चीजें कुछ दी गई हैं। जो हाईएस्ट पार्ट है या जो रेस्ड पार्ट है उसको आप क्रस्ट कहते हैं, और जो लोअर पोर्शन है उसे आप ट्रफ कहते हैं। तो जो आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसे आप क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका क्रस्ट है, और ये जो पार्ट है ये आपका ट्रफ कहलाता है। दूसरी बात करें तो आपका क्या है ओशियन करंट, जिसको हम लोग आगे वीडियो में, एक पूरा चैप्टर है टाइप्स ऑफ ओशियन करंट्स हैं, उनका फॉर्मेशन, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो ओशियन करंट्स क्या है, ये भी हॉरिजेंटल मूवमेंट है, जो क्षैतिज संचलन है, या जो क्षैतिज रूप से चल रही हैं, जो आपको लहरें या वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है हॉरिजेंटली, वो आपका ओशियन करंट है। तो इसमें और वेव्स में डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। इनका क्या है, एक डिफाइंड डायरेक्शन है, ठीक। ये बहुत ही
लंबे दूरी को तय करती हैं, ग्रेट डिस्टेंस को कवर करती हैं। जैसे आप देखेंगे बहुत ही नॉर्मल एक कॉमन एग्जांपल है गल्फ स्ट्रीम है, या जैसे आपका लेब्राडोर करंट है, या कोई भी देखिए तो वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर रही हैं और ये फिक्स हैं, ये चेंज नहीं होती हैं, ये थ्रू आउट द ग्लोब इनकी डायरेक्शन क्या है, फिक्स है, थ्रू आउट द ईयर ये फिक्स है। एक्सेप्शन आपको इंडियन ओशियन में देखने को मिलेगा जो हम बाद में देखेंगे। सो दे आर जस्ट लाइक अ रिवर फ्लोइंग इन एन ओशियन। तो ये आपकी जिस तरीके से लैंड मास में कंटिनेंटल पार्ट पे जिस तरीके से नदियों का प्रवाह होता है, कुछ उसी प्रकार से महासागरों में आपका जो करंट है, जो जलधाराएं हैं, उनका प्रवाह होता है। तो ये है आपका। तो ओशियन करंट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द विंड्स, डेंसिटी डिफरेंसेस इन ओशन वाटर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, सैलिनिटी, ग्रेविटी, सो एंड सो ऑन। तो ओशियन करंट्स पे हम लोग बाद में जाएंगे, जो किस तरीके से ओरिजिन है, क्या है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। नाउ कम टू दी टाइड्स, जो आज का कंटेंट है या जो आज का टॉपिक है। टाइड क्या है, जिसे आप हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं। सो इट्स अ पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल। तो जो आपका पीरियोडिकल राइज एंड फॉल है, मतलब कि एक फिक्स टाइम है कि इस टाइम पे राइज होगा, इस टाइम पे फॉल होगा। तो वो जो राइज और फॉल है जो फिक्स है, जिसका पीरियड फिक्स है, टेन्योर फिक्स है, वही आपका क्या है, टाइड है। ये किस कारण होता है, ये आपका दो चीजें इसमें रोल प्ले कर रही हैं, कंबाइंड इफेक्ट है। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, किसका, बाय सन, मून एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो जो सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी के संबंध में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो, और उसी के साथ में जो पृथ्वी का घूर्णन है, रोटेशन है, उसके जो कंबाइंड इफेक्ट से आपको जो मूवमेंट हो रहा है या जो राइज और फॉल हो रहा है, वो आपका टाइड कहलाता है। ये क्या है, ये आपका वर्टिकल मूवमेंट है। तो यहां से एक पॉइंट यहां ध्यान देना है कि जो टाइड है, जो ज्वार भाटा है, वो क्षैतिज संचलन नहीं है। वो जो जल है, महासागरीय जल है, उसका लंबवत जो बदलाव देखने को मिलता है, वो आपका क्या कहलाता है, टाइड कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये चीजें दी गई हैं। यहाँ एक नोट लिखा है, द वाटर मूवमेंट which are caused by the meteorological effects like the said above are called surges and they are not regular like tide। कभी कभी आपको क्या है, राइज और फॉल देखने को मिलता है, लेकिन उसका जो कारण है, उसके पीछे जो फैक्टर है, वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, आपका क्या कहते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ नहीं होता है, वो होता है आपका मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट। किसी क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण या किसी मेट्रोलॉजिकल कंडीशन के कारण वो राइज फॉल देखने को मिलता है, उसे हम लोग टाइड नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सर्ज। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है। और ये फिक्स नहीं है, ये कभी कभी कहीं पे देखने को मिलता है, कहीं ऐसा फिक्स नहीं है कि रेगुलरली आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेव, टाइड एंड ओशियन करंट। सो टाइड इज अ वर्टिकल मूवमेंट while ocean current and waves are considered as a horizontal movement. Okay, so now come to the main part, that is tide. So what are tides? So the periodic short term rise and fall in the sea level is known as tide। तो बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है कि जो आपका सागरीय जल है, ठीक है, जो उसका लेवल है, उस पे जो राइज देखने को मिलता है या उसमें जो फॉल देखने को मिलता है, तो जो ये राइज और फॉल है, जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, बट फिक्स है, पीरियोडिकली फिक्स्ड है, उसी को हम टाइड कहते हैं। इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, किस कारण ये ओरिजिनेट हो रही हैं, किस कारण ये प्रोड्यूस हो रही हैं? तो जैसे पहले भी मैंने बताया, तो इसमें दो चीजें हैं। एक है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन ऑफ अर्थ, सन एंड मून। तो जो आपका पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्यरत है, उनके कारण आपको टाइड या आपकी जो ज्वार भाटा है, उनकी उत्पत्ति हो रही है। वहीं पे दूसरा जो है वो है आपका रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ के जो पोजीशंस हैं जो चेंज हो रहे हैं, वो भी एक आपको फैक्टर है जो हम आगे देखेंगे। सो इट इज कॉज्ड बाय द कंबाइंड इफेक्ट। किस क्या क्या कंबाइंड इफेक्ट है? एक तो आपका जैसे मैंने बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अर्थ बाय द सन। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण है, एक पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, और एक आपका रोटेशन ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी का जो घूर्णन है, उसके कारण आपका क्या है, ये तीन फैक्टर है जो टाइड्स को ओरिजिन कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज लिखा है, वही जो पीछे मैंने डिफाइन किया नोट पे, ये इसीलिए स्टार लगा रखा है, मूवमेंट ऑफ वाटर
कॉज्ड बाय मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट। मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? जैसे आपका विंड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस हैं, तो जो आपकी पवनें हैं, जो आपका वायुमंडल में जो दबाव जो प्रेशर चेंज है, ग्रेडियंट है, उसके कारण कभी कभी आपको राइज और फॉल देखने को मिलता है। उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम सर्ज कहते हैं, ना कि टाइड कहते हैं। तो चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है प्रॉपरली कि जो सूर्य और चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी पे लग रहा है, उसके कारण जो सागरीय जल का ऊपर उठना तथा नीचे गिरना, उसी को हम ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटना, मतलब सागर की ओर लौटना, उसे हम भाटा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एब कहा जाता है। तो टाइड जनरली हम कंसीडर करते हैं, पर उससे टाइड और एब दो चीजें हैं, जैसे ज्वार और भाटा। तो ज्वार क्या है, जिसे आप इंग्लिश में टाइड कहते हैं? तो जब आपका सी लेवल राइज होता है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे जैसे लिखा है, जब सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को, मतलब जब वो लैंड को अप्रोच करता है और उसकी लेवल में राइज होता है, तब उसे टाइड कहा जाता है। जबकि जब वो सी की ओर लौटता है, सागर की ओर लौटता है, और उसके जो जो उसका लेवल है वो डाउन होता है, लेवल लो होता है, नीचे गिरता है पानी, तो उसे हम एब कहते हैं या भाटा कहते हैं। फिर दो तीन टर्म है जो हम समझेंगे, और यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है, बहुत कहीं आपको दिखेगा, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो दो टर्म लिखे हैं आपको। सबसे पहले है हाई टाइड वाटर और लो टाइड वाटर। ये क्या होता है? द राइज ऑफ सी वाटर एंड इट्स मूवमेंट टूवर्ड द कोस्ट। ठीक, जब राइज होता है सी वाटर में, जब सागरीय जल में आपका जो लेवल है, जब वो बढ़ता है, ऊपर उठता है, तब क्या होता है आपका? तब वो किसको अप्रोच करता है? तब वो कोस्ट की तरफ, मतलब तट की तरफ बढ़ता है। ठीक है, जब पानी का लेवल बढ़ता है तो वो कोस्ट को अप्रोच करता है, लैंड को अप्रोच करता है, और उसकी हाइट में राइज देखने को मिलता है। ठीक, उसी को आप क्या कहते हैं? उसे हाई वाटर लेवल या फिर हाई टाइड वाटर कहते हैं। ठीक, तो हाई टाइड वाटर में लेवल बढ़ा और ये कोस्ट की तरफ आया। ठीक, जबकि लो टाइड वाटर में क्या होता है? इसमें लेवल नीचे चला जाएगा, तो नॉर्मल कंडीशन से जो सी लेवल है वो नीचे होगा, और इसमें जो वाटर है वो कोस्ट को छोड़ते हुए सी की तरफ बढ़ता है, तो उसे आप लो टाइड वाटर कहते हैं। सो द फॉल ऑफ सी वाटर एंड इट्स मूवमेंट टूवर्ड्स द सी। ठीक, तो दो चीजें हैं, फॉल हो रहा है और ये सी की तरफ बढ़ रहा है, मतलब ओपन सी की तरफ जा रहा है, उसे हम लो टाइड वाटर या फिर उसे लो वाटर लेवल कहते हैं। ठीक, ये है। फिर टाइडल रेंज क्या होता है, ये अभी देखेंगे, ये यहाँ से अलग है। ठीक है, थोड़ा सा एडिट नहीं हुआ है। टाइडल रेंज क्या होता है? तो आपको पता है सिंपल सा रेंज क्या है। ठीक, रेंज डिफरेंस है किसके बीच में? हाई और लो, हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो रेंज होता है। तो इन द सेम वे टाइडल रेंज क्या होता है? द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द हाई टाइड एंड द लो टाइड इज कॉल्ड टाइडल रेंज। तो जो हाई टाइड जब बन रहा है, तो जो उसका हाईएस्ट पॉइंट है, और जो लो टाइड जहां बना है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उसी को आप टाइडल रेंज कहते हैं। ठीक, द हाइएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड अकर इन द बे ऑफ फंडी इन नोवा स्कोटिया कनाडा। तो ये क्वेश्चन बनता है कि आपकी जो हाईएस्ट टाइड है वो कहाँ बनती है? वो आपकी बने हैं कनाडा में, नोवा स्कोटिया जगह है, वहां पे आपको हाई टाइड देखने को मिला है, जो कि आपको बे ऑफ फंडी में, तो फंडी की खाड़ी में आपको देखने को ये मिलता है। ठीक, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जबकि इंडिया में अगर भारत की बात करें तो हाईएस्ट टाइड आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वो आपको गुजरात के ओखा रीजन पे देखने को मिलता है। द ग्रेटेस्ट टाइडल रेंज इन द वर्ल्ड इज फाउंड एट द अपर एंड ऑफ द बे ऑफ फंडी। तो ये भी वही दिया है, जो टाइडल रेंज है वो भी आपके कनाडा की नोवा स्कोटिया में, बे ऑफ फंडी जो है वहां पे आपको टाइडल रेंज देखने को मिलता है।
ठीक है, तो ये है आपका, इसके आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे दिया है टाइडल बल्ज के बारे में। टाइडल बल्ज क्या होता है, इस डायग्राम को समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाई देयर आर टू टाइडल बल्जेस, व्हाई इज देयर अ टाइडल बल्ज ऑन द आइदर साइड। अब आप सोचेंगे जब मैं आगे बताऊंगा कि अगर ग्रेविटेशन फोर्स जो है या मून जो है वो तो अर्थ के किसी एक ही साइड पे एक समय पे हो सकता है, तो टाइड एक ही तरफ बननी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, टाइड दोनों फेस में बनते हैं, दो अपोजिट फेस में भी टाइड बनता है, बस उनके जो वजह है, जो रीजन है, जो फैक्ट, जो फोर्स है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस डायग्राम को समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, ये आपका यहाँ अर्थ इन्होंने शो किया और ये क्या है आपका मून। तो जनरली अगर आप सोचेंगे तो जो टाइड है वो कुछ इस तरफ ही बननी चाहिए। ठीक, जो ज्वार है वो इधर आना चाहिए, तो ये होगा, टाइड इधर बनेगी। ठीक, ये क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ और मून के बीच में। तो मून क्या है, जो ग्रेविटेशनल पुल एग्जर्ट कर रहा है उसके कारण यहाँ पे टाइड बनेगी, ज्वार का निर्माण होगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो फिर इधर क्यों टाइड बन रही है, तो इधर टाइड बन रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। दो तरीके के फोर्स होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर पेरिफेरी की ओर लगते हैं, और सेंट्रीपिटल जो सेंटर को मतलब केंद्र की ओर लगते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल मतलब कि बाहर की ओर जो फोर्स लग रहे हैं उसके कारण अपोजिट फेस में भी, अब मून मून है इस तरफ, इसके अपोजिट फेस में भी यहाँ पे भी आपका टाइड फॉर्म होगा। तो ये क्यों बन रहा है, ये आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए कारण बन रहा है। ये क्यों जनरेट होता है, तो अर्थ क्या है अपने को बैलेंस रखना, उसका जो है फंडामेंटल बेसिक जो है वो करेगी, अपने को बैलेंस करके रखेगी। ठीक, ये नहीं है कि एक तरफ टाइड हो गया तो अर्थ इधर ही गिरी जा रही है, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये क्या है, अपने को बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक तरफ अगर ग्रेविटेशनल पुल लगता है तो दूसरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो यहाँ पे वही लिखा है। अगर हम देखें यहाँ पे, पहले देखते हैं, इस पार्ट को समझते हैं। ठीक है, पहले इस पोर्शन को हम समझते हैं। ठीक, टाइडल बल्ज ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये टाइडल बल्ज हुआ है, टाइडल फॉर्मेशन हुआ है। सो दिस पॉइंट, जो ये पॉइंट है, ठीक, दिस पॉइंट इज क्लोजेस्ट टू द मून, सो वाटर एट दिस पॉइंट इज सब्जेक्टेड टू ग्रेटर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ये मून के सबसे क्लोज है, सबसे नजदीक अगर कोई बिंदु है तो वो ये है, जिसके कारण यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा अधिकतम होगा, मतलब कि ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बल्ज है ये आपका ग्रेविटेशनल पुल के कारण है, मतलब जो मून है और जो सन है, ये मून और ये सन, इसके इनका जो ग्रेविटेशनल पुल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके कारण यहाँ पे आपको टाइडल बल्ज देखने को मिलता है। तो फिर व्हाट अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वी विल लुक इन दी दिस सेक्शन। ओके, तो नहीं आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक, ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल पुल के कारण हुआ। अब आते हैं सेंट्रीफ्यूगल पुल की बात अगर करें, तो आपका ये जो पॉइंट है, ठीक, ये जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, ये यहां से सबसे दूर है ना। ठीक, इसकी डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है इस मून के यहां से अगर बात करें तो इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यहां पे ग्रेविटेशनल पुल नहीं लगेगा। तो यहां क्या होगा, सो द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन आर लीस्ट एट दिस पॉइंट। तो यहां पे ना के बराबर बहुत ही न्यूनतम बल लगने वाला है, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रेटर डिस्टेंस, दूरी बहुत ज्यादा है इन मून और इस पॉइंट अर्थ के इस बिंदु पर। इसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल एट दिस पॉइंट इज द लीस्ट, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो बहुत ही कम है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स काउंटर बैलेंसेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर बैलेंस कौन करेगा, वो करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे रन मतलब यहाँ पे ऑपरेट होगा या वो इफेक्ट करेगा। ठीक, सो डिक्रीज रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रेंथन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही कम होने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, जिसके कारण जो बल्ज है इट इज क्रिएटेड ड्यू टू इंक्रीज सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो यहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लो है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ पे आपका टाइडल
बल्ज हो रहा है। सो ये टाइडल बल्ज आपका इनर्शिया के कारण होता है, मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण है। लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा आपने, तो उसके कारण है। ठीक, ये पूरा डायग्राम है। ठीक है, जो मून साइड है वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण, जो मून के अपोजिट साइड है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हो रहा है। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक, दूसरी अगर बात करें, यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल 4 मेजर फोर्सेस एक्टिंग एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे 4 फोर्सेस लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, मून का ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, भले ही बहुत कम हो पर लग रहा है। सन का भी ग्रेविटेशनल पुल है, वो भी बहुत कम है बट लग रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू अर्थ रोटेशन, अर्थ के रोटेशन के कारण भी यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो ये 4 हैं जो यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए ये यहाँ टाइडल बल्ज हो रहा है, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, तो इससे इस तरीके से आपका क्या है, टाइड जो है वो दोनों तरफ बनते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ बनेंगे। टाइड इधर बनेगा तो टाइड इधर भी बनेगा। ठीक, टाइड अगर ठीक है, टाइड अगर इधर, अगर मून आपका इधर आ जाता है, ठीक, तो टाइड इधर कहीं बनेगा तो टाइड इधर भी बनेगा। तो दोनों फेसेस में आपको टाइड बनते हैं, अगर वेस्ट में बन रहा है तो ईस्ट में भी बनेगा, नॉर्थ में बन रहा है तो साउथ में भी बनेगा। ठीक है, तो ये है। अभी टाइड्स के ओरिजिन की बात करते हैं, ज्वार की उत्पत्ति की बात करते हैं। तो the origin of tide in the oceans is primarily concerned with the gravitational forces of the sun and the moon। जैसे कि मैं बार बार स्लाइड्स में डेफिनेशंस में शो कर रहा हूं कि जो टाइड है वो क्यों ओरिजिन हो रही हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ओरिजिनेट हो रही हैं। किसका ग्रेविटेशनल पुल या फोर्स? आपका मून है, आपका सन है, जो आपको ग्रेविटेशनल पुल कर रहे हैं अर्थ पे। द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि आपकी जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, जो वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है, एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। सिमिलरली द मून रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जिस प्रकार से पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है और सूर्य की परिक्रमा लगा रही है, सेम रूप से, सेम तरीके से जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, और वो भी वेस्ट टू ईस्ट चल रहा है, एंड रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ अलोंग द इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये सिंपल सा है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी बनाते हैं। क्या है, क्या कहना चाह रहा है, लेट से आपका ये सन है, ठीक, इसके चारों ओर आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी अर्थ है। ठीक है, ये आपकी अर्थ है। अब इसके भी क्या है, चारों ओर आपका, अब यहां पे मान लीजिए मून चल रहा है, ये मून है। ठीक, तो ये क्या है, ये इसके चारों ओर चल रहा है, मून इसके चारों ओर चल रहा है। तो ये क्या है, पूरा एक जो बहुत ही बेसिक है, तो सोलर सिस्टम का पार्ट है जो आप लोग को पता है, बट यहाँ पे बताने के लिए मैंने आपको ये बना दिया है। ठीक, तो इस तरीके से क्या है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है। इसी के कारण क्या है, so the distance between the moon and the earth changes during different time every month। तो आपको पता है कि क्या है, आपका जो डिस्टेंस है वो चेंज होते रहता है, पेरिगी और एपोगी की कंडीशन आती है हर महीने, जब चंद्रमा बहुत नजदीक और चंद्रमा बहुत दूर होता है पृथ्वी के। और वर्ष की बात करें तो आपकी एपहेलियन और पेरीहेलियन की कंडीशन आती है, जब सूर्य सबसे नजदीक और पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक पेरीहेलियन, और पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर, जिसे एपहेलियन की कंडीशन कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो क्यों उत्पन्न हुए, जो बता दिया है मैंने आपको, वही चीज यहाँ पे लिखी है। टाइड चेंजेस प्रोसीड बाय द फॉलोइंग स्टेजेस। जो टाइड चेंज होती है वो इनके 4 स्टेजेस है। तो ये मुझे एक नया पॉइंट मिला तो मैंने ऐड किया है यहाँ पे। तो होपफुली मतलब क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है इससे। तो सबसे पहला क्या है, आपका पहला स्टेज क्या है, सी लेवल राइजेस ओवर सेवरल आवर्स कवरिंग द इंटरटाइडल जोन। तो आपका बहुत मतलब कुछ घंटे लेके आपका सी लेवल क्या है, बढ़ता है, राइज करता है, और इंटरटाइडल जोन, जो हाई टाइड लो टाइड के बीच का एरिया इंटरटाइडल जोन है, उसको कवर करता है। उस फेज को बोलते हैं फ्लड टाइड। ठीक है, फिर क्या है, द वाटर राइजेस एट इट्स हाईएस्ट लेवल। अब बढ़ते 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 क्या हुआ, हाईएस्ट लेवल पे वो पहुंच गया। उस हाईएस्ट लेवल को बोल दिया हमने हाई टाइड।
ठीक है। अब क्या होगा, हाईएस्ट से अब वो नीचे उतरना शुरू होगा। सो सी लेवल फॉल्स ओवर सेवरल आर, तो कुछ घंटे लेके वो पानी धीरे 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 फिर से लेवल उसका कम होगा, उसको आपने कह दिया एब टाइड। ठीक है, एब टाइड। अब वो लोवेस्ट जब अपने पॉइंट पे आ जाएगा, द वाटर स्टॉप्स फॉलिंग रीचिंग लो टाइड, तो जब पानी नीचे उतरना जो उसका लोवेस्ट पॉइंट पे आ गया है, उससे नीचे वो लेवल नहीं जाएगा, तो उसको बोला गया लो टाइड। तो ये आपको यहां से इसका सीक्वेंस दिया है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले फ्लड टाइड आएगा, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका हाई टाइड आएगा, उसके बाद आपका एब आएगा, और उसके बाद आपका लो टाइड आएगा। ठीक, तो ये आपको सीक्वेंस थोड़ा ध्यान देना है। अब टाइम ऑफ टाइड्स की बात करते हैं। दिन में कब आएगा, अभी कोई गेस्ट तो है नहीं कि जब मन हुआ तब आ गया, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। तो ये क्या है, ठीक है, ये टाइम ऑफ टाइड्स का क्या सीन है। तो जनरली हम मानते हैं, जब हम अगर 6 7 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे होते तो मैं आपको बोल देता कि हर 12 घंटे हर 24 घंटे के अंतर पे आपको टाइड, हाई टाइड, लो टाइड इस तरीके से आता है। बट नाउ वी आर नॉट इन 6th और 7th स्टैंडर्ड, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजी। तो पीजी के लिए हम पढ़ रहे हैं, मास्टर्स के लिए पढ़ रहे हैं, सो वी हैव टू गो वेरी केयरफुली। तो क्या है टाइम का, तो ऑन एन एवरेज एवरी प्लेस एक्सपीरियंस टाइड्स ट्वाइस अ डे। तो जनरली क्या होता है, जो भी जगह हैं, जो भी प्लेसेस हैं, वो मगर अगर मैं जनरली बात करूं तो वो एक दिन में वहां पे 2 बार टाइड देखने को मिलता है, तो ट्वाइस अ डे। सिंस द अर्थ कंप्लीट इट्स रोटेशन इन 24 आवर्स, तो लगभग जो आपकी पृथ्वी है, जो पृथ्वी है वो अपना जो रोटेशन है उसका एक्सिस पे ही वो लगभग 24 घंटे में करती है। तो 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकेंड, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड है, जो कि एवरेज 24 घंटे बोल दिया गया है। ठीक, सो एवरी प्लेसेस शुड एक्सपीरियंस टाइड आफ्टर 12 आवर्स। तो इस हिसाब से अगर एक प्लेस एक दिन में 2 बार टाइड उसमें आता है, तो 24 घंटे में उसमें 12 घंटे के अंतर पे, 12 12 घंटे के अंतराल पे टाइड आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक, ऐसा क्यों नहीं होता है, सो ईच डे टाइड इज डिलेड बाय 26 मिनट। तो जो भी एक प्लेस है उसमें एक टाइड से दूसरे टाइड के जो अंतर 12 घंटे होना चाहिए, वो 12 घंटे ना होके 12 घंटे 26 मिनट होती है। ठीक, तो ये आपको यहां से ध्यान देना है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अर्थ के साथ साथ मून भी रोटेट कर रहा है। सो बिकॉज द मून ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो पृथ्वी के चारों ओर घूमने के दौरान चंद्रमा क्या है, वो अपने जगह पे भी रोटेशन कर रहा है, तो परिक्रमा के साथ साथ वो भी घूर्णन कर रहा है। तो रेवोल्यूशन और रोटेशन जिस तरीके से अर्थ कर रही है, इन द सेम वे मून इज ऑल्सो रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग, बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ डिले ऑफ 26 मिनट इन द टाइड्स। ठीक है, तो जो 12 घंटे का अंतर होना चाहिए वो 12 घंटे 26 मिनट का हो जाता है। सिंस द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्या है आपका जो अर्थ का पता ही है आपको, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, जिसके कारण क्या है जो आपका टाइड है इट शिफ्ट, जो उसका सेंटर है वो वेस्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो इसी के कारण क्या है थोड़ा सा वो वेस्ट शिफ्ट हो जाता है, और जब तक उस सेम अगर उसी पॉइंट पे आने वाली है टाइड, तो वो 26 मिनट देरी उसमें हो जाती है। When the tide center completes one round, the moon's position is ahead of the tide center. तो मान लीजिए अगर कोई लोकेशन P है, P जब तक अपने जगह पे आएगी तब तक चंद्रमा आगे बढ़ चुका होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो वो पूरे P पे आने के लिए फिर उसको 26 मिनट का लेट हो जाता है। तो ये आपका सिंपल सा यहाँ से कॉन्सेप्ट है। तो टाइड के बीच में क्या है, जो आपको 24 घंटे का अंतर होना चाहिए वो 24 घंटे 52 मिनट का हो जाता है। ठीक है, या 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है, तो वो हाई टाइड से हाई टाइड, हाई टाइड से लो टाइड, इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो 24 52 चलेगा, या फिर आपका 12 26 चलेगा, या 6 घंटे 13 मिनट चलेगा। तो आपको ये जो ये है ये याद रखना है। सो दस अ पर्टिकुलर टाइड सेंटर टेक 24 आवर 52 मिनट कम अंडर द मून, बट दे दैट टाइम देयर इज अ अनदर टाइड एट द अपोजिट साइड। तो तब तक एक नई टाइड हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है 24 आवर 52 मिनट्स 12 आवर 26 मिनट, तो इस तरीके का आपको यहाँ से याद रखना है।
ये आपको यहाँ पे दिया है टाइड्स का किस तरीके से बन रहा है। तो पहले इस इमेज में देखेंगे। ठीक, ये आपका इधर अर्थ है, ये सन है, सॉरी ये इस डायग्राम के लिए है। ठीक, ये उधर पे सन और ये मून है। ठीक है, तो अब क्या है, मून भी इसको खींच रहा है, कुछ सन का भी ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। ठीक, कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, तो सूर्य और चंद्रमा का जो साथ में गुरुत्वाकर्षण बल है, खिंचाव है, उसके कारण आपकी टाइड बन रही है। तो यहाँ पे है, तो इसलिए ये इस तरफ खींचेगा। ठीक, ये दोनों ही इस तरफ खींचने वाले हैं, तो इसलिए इधर हाई टाइड बनेगी और ये भी हाई टाइड होगी। क्यों? सेंट्रीफ्यूगल के कारण। जबकि यहाँ पे लो टाइड बनने वाली है। ठीक, यहाँ पे लो टाइड बनेगी। दूसरे इमेज में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, आपका सन है, ये सन इस तरफ पुल कर रहा है, जबकि मून अभी इधर आ गया। मून इधर खींच रहा है पानी को अपनी ओर। ठीक है, तो ग्रेविटेशन पुल ऑफ सन कुछ इस डायरेक्शन में है और मून का कुछ इस डायरेक्शन में है, तो 90 डिग्री का बन गया। तो इसको बोलते हैं, इधर क्या बनेगा, लो टाइड। क्योंकि सन बहुत ज्यादा दूर है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है सन की अर्थ से, मून करीब है, पास है, तो उसका ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हाई टाइड बन जाएंगे और यहाँ दोनों तरफ लो टाइड बन जाएंगे, जो अभी हम पढ़ेंगे नीप टाइड में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ टाइड। तो टाइड्स को जो ज्वार भाटा है उनको आप मुख्य रूप से दो कैटेगरी में रख सकते हैं, एक उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पे और एक सन मून और अर्थ की पोजीशन के आधार पे। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के जो पोजीशन है उनके आधार पे हम इसको स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के कैटेगरी में रख सकते हैं। जबकि अगर हम फ्रीक्वेंसी के मतलब कितने देर कितने समय के बाद आ रही है उसके आधार पे देखें तो सेमी डायरनल टाइड हो सकता है, डायरनल हो सकता है और मिक्स्ड टाइड हो सकता है। तो मोस्टली क्वेश्चन इन दोनों से बनते हैं। ठीक, यहां पे देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के आधार पे पहले हम बात करेंगे, तो सबसे पहले सेमी डायरनल अर्ध दैनिक ज्वार है जो, ठीक है, मतलब दिन आधे दिन में दो बार आने वाले हैं जो अभी। ठीक है, मतलब 4 बार, वैसे दिन में दो नॉर्मली कंडीशन है, तो सेमी डायरनल है मतलब आधे दिन में दो बार आएंगे। ठीक, सो द मोस्ट कॉमन टाइडल पैटर्न फीचरिंग 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स ईच डे। तो एक दिन में एक बार, सॉरी 2 बार हाई टाइड आएंगे और 2 बार लो टाइड आएंगे एक ही जगह पे, उन्हें हम बोलते हैं सेमी डायरनल। तो ये लगभग इसमें 3 से 4 बार टाइड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो तीन मतलब 2 हाई टाइड हो गए, 2 लो टाइड, तो 4 हो गए, तो जनरल कंडीशन हमें देखना है। द सक्सेसिव हाई और लो टाइड्स आर अप्रोक्सीमेटली ऑफ सेम हाइट। तो जो हाई टाइड है और लो टाइड है उनकी लगभग सेम हाइट होती है, जो सक्सेस एक के बाद एक आ रहे हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये आपका 24 आवर्स का पीरियड यहाँ पे दिया है। तो 24 घंटे में एक बार लो टाइड आई। ठीक, फिर एक बार हाई टाइड आई, फिर एक बार लो टाइड आया और फिर एक बार हाई टाइड। तो ये कितने हो गए, 4। तो ये हुआ सेमी डायरनल, तो 24 घंटे में आपके 4 बार टाइड हुए। तो अगर हम आधे पीरियड में इसको डिवाइड कर दें तो 2 बार इधर और 2 बार इधर, तो आधे दिन में 2 और आधे दिन में 2, तो कुल 4 आपके टाइड्स देखने को मिलते हैं सेमी डायरनल कंडीशन में। जबकि डायरनल टाइड की बात करते हैं, दैनिक ज्वार की जब बात करते हैं, तो इसमें क्या है, देयर इज ओनली 1 हाई टाइड एंड 1 लो टाइड ड्यूरिंग ईच डे। तो ये डायरनल मतलब कि नॉर्मल कंडीशन है, एक दिन में 2 बार टाइड देखने को मिलेगा, एक हाई टाइड और दूसरी लो टाइड देखने को मिलेगी। तो हाई टाइड की अगर बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 24 आवर्स की स्केल दी गई है यहाँ पे, और ये एक बार हाई टाइड आया और एक बार यहाँ पे लो टाइड आया। ठीक, तो ये एक हाई टाइड और एक ये लो टाइड, ये हुआ दैनिक ज्वार डायरनल टाइड। द सक्सेसिव हाई एंड लो टाइड्स आर अप्रोक्सीमेटली ऑफ द सेम हाइट। तो इनकी भी हाइट लगभग सेम होती है। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड टाइड। ठीक है, जैसा कि उसका नाम ही पता चल रहा है और जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, मिक्स्ड टाइम में क्या है, कुछ फिक्स नहीं है। क्या फिक्स नहीं है? टाइड्स हैविंग वेरिएशन इन द हाइट, हाइट में भी वेरिएशन हो सकता है, और मतलब हाइट में वेरिएशन होता है और इन्हें हम मिक्स्ड टाइड कहते हैं, मिश्रित ज्वार जो होते हैं। दीज टाइड जनरली अकर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो ये मुख्य रूप से आपको जो नॉर्थ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, मतलब जो आपका उत्तरी अमेरिका है उसके पश्चिमी तट पे आपको मिक्स्ड टाइड देखने को मिलते हैं।
ठीक है। तो ये है, इसमें हाइट क्या है, वेरी करती रहती है। तो ये देख सकते हैं आप, 24 आवर्स का टाइम पीरियड दिया है। यहाँ पे ये लो टाइड का हाइट देखिए, ठीक, और यहाँ पे लो टाइड का हाइट देखिए, ठीक है। ये हाई टाइड की हाइट देखिए, और यहाँ पे हाई टाइड की हाइट देखिए। तो हाइट वेरी कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड टाइड कहते हैं। अगर हम बात करें मून, अर्थ और सन के पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो आपकी दो तरीके की टाइड होती हैं, दो तरीके के ज्वार होते हैं। एक होता है स्प्रिंग टाइड और एक होता है आपका नीप टाइड। स्प्रिंग को आप कहते हैं दीर्घ अथवा उच्च ज्वार, और नीप को निम्न ज्वार कहा जाता है, और उसका एक नाम है, देखेंगे हम, ठीक। अगर पहले हम इसको मैं डायग्राम से समझा दूं आपको, फिर इस पे आते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं दो कंडीशन। अभी ये देखिए, पहले कंडीशन में हम चलेंगे, ठीक। पहले कंडीशन में क्या आप देख पा रहे हैं, यहां पे आपका क्या है, सन है, अर्थ और फिर मून, तीनों एक ही सीध पे हैं, ठीक है। सन, मून और अर्थ। दूसरी इमेज में भी क्या है आपका, एक ही एक ही सीध में है, ठीक है, एक ही लाइन में दो तीनों चीजें हैं ना, सेम लाइन पे हैं। कहीं ऐसा तो है नहीं कि मून यहाँ पे आ गया है, ऐसा नहीं है, यहाँ तो मून है नहीं। तो ये क्या है, तीनों ही एक ही चीज पे लाइनें हैं, तीनों ही एक ही लाइन पे हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिजिगी, ठीक। पहला एक पॉइंट जो अभी हम आपका क्या है, पिछली स्लाइड में हम, नेक्स्ट जो पीछे स्लाइड थी उसमें देखेंगे अभी, ठीक। उस कंडीशन को कहा जाता है सिजिगी, जो ये तीनों चीजें एक ही लाइन में है, सन, मून और अर्थ। दिस इज कॉल्ड सिजिगी, ठीक। अब सिजिगी में भी दो कंडीशन आती हैं। सन, एक में देख पा रहे हैं अर्थ बीच में है, किसके, सन और मून के बीच में, ठीक। मतलब सन है, फिर अर्थ है, और फिर आपका मून है। ये एक कंडीशन हो गई। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ये अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंजक्शन आएगा, वहां पे हम देखेंगे सन, अर्थ और मून। दूसरी कंडीशन है जिसे अपोजिशन कहा जाता है, ठीक। सॉरी, पहली जो कंडीशन है, सॉरी सॉरी, जो पहली कंडीशन है वो अपोजिशन है, क्योंकि दोनों ही अर्थ के अपोजिट है। सन एक तरफ है और दूसरी तरफ मून है, अपोजिट है दूसरी, दोनों एक दूसरे के, तो उसे अपोजिशन कहते हैं, ठीक। एक कंडीशन। दूसरी क्या है, दोनों ही अर्थ के एक तरफ आ जाएं, ठीक है। अर्थ लास्ट में है, मतलब सन आएगा, फिर मून आएगा, और फिर अर्थ आ जाए, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, ये भी हम अभी देखेंगे। तो ये आपका क्या है, यहां से समझ पा रहे होंगे, दो कंडीशन बन रही हैं, जिसे हम अभी पीछे स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। ये यहां पे देख सकते हैं आप, पहले मैंने क्या बताया, सिजिगी, ये क्या लिखा है यहाँ पे, सिजिगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द पोजीशन ऑफ बोथ द सन एंड द मून इन रिलेशन टू द अर्थ हैज अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन टाइड हाइट व्हेन द सन, द मून एंड द अर्थ इन अ स्ट्रेट लाइन। जब आपके सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध पर आ जाते हैं, तो उस अवस्था को हम कहते हैं सिजिगी। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। These are called spring tide and they occur twice a month। तो ऐसी कंडीशन महीने में 2 बार आती है, और इसमें हाई टाइड बनते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसके कारण इसको हाई टाइड भी कहते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन से 20% ज्यादा लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये है आपका, ये कंडीशन कब बनती है, फुल मून के पीरियड में, और एक आपका न्यू मून के पीरियड में, मतलब पूर्णिमा और अमावस में ये आपको देखने को मिलेगा। पूर्णिमा की रात को और अमावस की रात में आपको हाई टाइड, और सॉरी स्प्रिंग टाइड बनते हुए दिख सकते हैं, ठीक। तो अब दो कंडीशन क्या है आपकी, मैंने बताई, अपोजिशन है और कंजंक्शन है। अपोजिशन मतलब अर्थ के अपोजिट, पृथ्वी के दोनों विपरीत दिशाओं में। तो सूर्य एक तरफ है पृथ्वी के, और चंद्रमा एक तरफ है पृथ्वी के, तो उसे बोलेंगे हम अपोजिशन, ठीक है। सो व्हेन द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज इन बिटवीन द सन एंड द मून, तो आपका क्या है, आपका पहले सन, लेट से सन आ गया, फिर आपका अर्थ आ गया, और फिर आपका मून आ गया, तो इसे हमने क्या कह दिया, इसे कह दिया अपोजिशन, ठीक। जबकि अगर कंडीशन दूसरी होती है, दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, व्हेन द सन एंड द मून आर इन वन साइड, मान लीजिए सूर्य और चंद्रमा एक तरफ आ गए, तब उस कंडीशन को बोलते हैं हम कंजंक्शन, ठीक। उसे क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोला जाता है।
ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान देना है। इस डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन ही किया है अभी। तो ये पहली कंडीशन क्या है, ये आपकी अपोजिशन की कंडीशन है, अर्थ के दोनों अपोजिट साइड है, और ये आपकी कंजंक्शन की कंडीशन है, इसमें दोनों ही अर्थ के एक साइड देखने को मिल रहे हैं। वही हिंदी में लिखा है, आप देख सकते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों में एक सीध में होते हैं। तो अमावस्या और पूर्णिमा, फुल मून और न्यू मून के समय में क्या है, आपको सन, अर्थ और मून एक ही लाइन पे होते हैं। इन तिथियों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संयुक्त प्रभाव के कारण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। तो नॉर्मल टाइड से 20% मोर हाइट यहाँ पे देखने को मिलती है। इसे बृहद ज्वार या उच्च ज्वार भी कहा जाता है। तो बृहद ज्वार भी कहते हैं या उच्च ज्वार, क्योंकि हाई टाइड हो गया। ठीक। दूसरा है आपका नीप टाइड्स, जिसे आप लघु या निम्न ज्वार भी कहते हैं। ठीक। सो व्हेन द मून इज एट फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर, सन एंड मून आर, मतलब शुक्ल या कृष्ण पक्ष की बात हो रही है यहाँ पे शायद, तो आपका क्या है, फर्स्ट क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर पे जब सन, मून और अर्थ होते हैं तो वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। मतलब क्या है, मान लीजिए ये अर्थ है और यहाँ पे सन है, मून आपका यहाँ पे हो सकता है, ठीक, या मून आपका यहां पे हो सकता है, ये आपका क्या है, अर्थ। तो इस कंडीशन में क्या है, ये 90 डिग्री के जो कोण बन रहे हैं, तो एक इधर खींच रहा है और एक इधर पुल कर रहा है। तो ये कंडीशन जो होती है, इसको ही नीप टाइड कहते हैं, जो 2 बार महीने में देखने को मिलेगी। ठीक है। तो आपके क्या है, ये यहाँ पे देखने को मिलता है, क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर पे देखने को मिलेगा। तो हर 7 दिन के इंटरवल पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है। सो एट दिस पॉइंट इन द लूनर साइकिल द टाइड्स रेंजेस एट इज एट इट्स मिनिमम। तो इसको लो टाइड इसीलिए बोला गया है हिंदी में, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन से 20% लो लेवल का होता है। ठीक है, क्योंकि ये इधर पुल कर रहा है, ये इधर पुल कर रहा है, इसलिए जो ग्रेविटेशनल पुल है टोटल वो कम हो जाता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है, द सन, द अर्थ एंड द मून कम इन द पोजीशन ऑफ द क्वाड्रेचर। इसको क्वाड्रेचर की कंडीशन कहते हैं। ये जो है, ये क्वाड्रेचर की कंडीशन है। 90 डिग्री का एंगल जो बन रहा है ऑन 7th और 8th डे ऑफ एवरी फोर्टनाइट। तो 7वें या 8वीं जो रात हो रही है हर 15 दिन में, हर उस पे, तो वो आपका क्या है, वहां पे नीप टाइड कहते हैं। ठीक। तो ये वही दिया है, ये डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। क्या है, ये आपका सन है, ठीक, सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी हुई, और ये यहाँ पे पुल कर रहा है इस दिशा में, और मून यहाँ पे है। ठीक, मून भी कुछ ऐसे घूम रहा है, तो अभी मून यहाँ पहुंच गया है, तो इस ये क्या है, मून पुल इधर कर रहा है। तो ये आपका 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक, ये 90 डिग्री के जो कोण बन रहे हैं, इसी को क्वाड्रेचर कहते हैं। और ऐसी कंडीशन में 20% लो लेवल होता है नॉर्मल टाइड से, और उसे हम नीप टाइड या निम्न ज्वार कहते हैं। तो शुक्ल या कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। तो जैसे मैंने आपको मेंशन किया था, शुक्ल या कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी या अष्टमी होती है, तो वहां पे क्या है, आपको जो चंद्रमा है, जो चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आपको 90 डिग्री का कोण बनता है, जिसके कारण जो आपके ज्वार उत्पन्न होते हैं वो औसत से 20% कम ऊंचे होते हैं। ठीक, ये है, इसे लघु या निम्न ज्वार कहा जाता है। ठीक। ठीक है, ये एक और डायग्राम दिया है जिसमें आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी एक साथ, स्प्रिंग टाइड भी और आपका नीप टाइड भी। तो पहला जो ब्लॉक है वो आपका क्या दर्शा रहा है, वो आपका दर्शा रहा है स्प्रिंग टाइड को। तो स्प्रिंग टाइड में दो कंडीशन मैंने आपको बताई, एक बताई अपोजिशन की कंडीशन और एक आपको बताई कंजंक्शन की पोजीशन। तो अपोजिशन की जो पोजीशन है, मतलब अपोजिशन की जो कंडीशन है, उसमें आपका सन और मून अर्थ के अपोजिट होते हैं। एज यू कैन सी, अर्थ के अपोजिट फेस में एक साइड मून है और एक साइड आपका सन है। नेक्स्ट कंजक्शन में क्या है, आपका सन और मून दोनों ही एक डायरेक्शन पे होते हैं, एक ही डायरेक्शन पे होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये मून है और ये सन है, ये अर्थ के दोनों एक ही साइड हैं। इसे आप बोलते हैं कंजंक्शन, और ये न्यू मून के दिन देखने को मिलता है, और ये अपोजिशन फुल मून के दिन देखने को मिलता है। जबकि नीप टाइड में आपको क्या है, इसके कुछ नाम नहीं है, बट नीप टाइड ये फर्स्ट क्वाड्रेचर मून है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, ठीक है, और ये सन है, यहाँ 90 डिग्री कोण, ये यहाँ पे आपका लास्ट क्वाड्रेचर में आप देख सकते हैं।
ठीक है, तो ये यहाँ पे देखेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि सन और मून की भी पोजीशन क्या है, चेंज हो रही है। उनको भी थोड़ा सा समझेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बट कॉन्सेप्ट था तो इसलिए मुझे बताना जरूरी लगा। क्या है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ टाइड्स बेस्ड ऑन पेरेगी एंड एपोगी ऑफ मून। अभी आपको पता है मून भी क्या है, रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों ओर, तो वो भी उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। वो एलिप्टिकल पाथ में, सर्कुलर में तो है नहीं कि रेडियस सारे और बराबर होगी, एलिप्टिकल है। मतलब जिस तरीके से इस डायग्राम में दिया है ये एलिप्टिकल पाथ है, तो कभी जो मून है कभी वो अर्थ के बहुत पास होता है और कभी वो बहुत दूर होता है। पास होता है तब उसको बोलते हैं पेरिगी, ठीक, उसको बोलते हैं पेरिगी। ओके, तो ये आपका क्या कहलाता है, पेरिगी। इसमें क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस दी गई है, ये मून और ये अर्थ के बीच में 3,57,000 किलोमीटर, 3,57,000, लगभग 3.5 लाख किलोमीटर की दूरी दी गई है। ठीक, ये है आपका पेरिगी की कंडीशन, मतलब यहाँ पे पुल बहुत ज्यादा होगा क्योंकि पास में है तो बहुत तेजी से खींचेगा। जबकि जो एपोगी की कंडीशन आती है उसमें क्या है, अर्थ और मून की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती, मैक्सिमम होती है, जो कि होती है 4,06,000 किलोमीटर की। ठीक, तो लगभग 50,000 का अंतर हो गया। तो इसमें क्या है, मिनिमम आपको क्या है, पुल होगा, ग्रेविटेशनल पुल सबसे कम लगेगा तो इस टाइम पे। ठीक है, ये आपको क्या है, ये आपका यहाँ पे एपोगी और पेरेगी की कंडीशन दी गई है। सो आपको पता है महीने में एक बार एपोगी होती है और एक बार पेरेगी होती है। सो वंस इन अ मंथ व्हेन द मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ व्हिच इज कॉल्ड पेरेगी, एज आई हैव सेड, कि जब आपका सबसे नजदीक होता है चंद्रमा पृथ्वी से तो उसको पेरेगी कहते हैं, और वहां पे क्या होता है, जनरली आपको हाई टाइड बनते हैं। ठीक, तो इसमें आपका जो टाइड बनेगा वो ग्रेटर से ज्यादा, सॉरी नॉर्मल से ज्यादा हाई हाइट के होते हैं। जबकि 2 हफ्ते बाद क्या है, जब मून बहुत ही दूर होता है अर्थ से, चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है, तब क्या है, जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो न्यूनतम होता है, और जिसके कारण आपकी जो औसत ऊंचाई है वो नॉर्मल से कम की होती है। इसी तरीके की कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, एपहेलियन और पेरिहेलियन, मतलब कि सूर्य के साथ जब हम देखेंगे। तो इसमें आप देख पा रहे हैं पेरिहेलियन और एपहेलियन, तो आपको पता ही है पृथ्वी सूर्य के मतलब वर्ष में 2 बार एक बार पेरिहेलियन आएगा और एक बार एपहेलियन आएगा। ठीक है, तो जब आपका जो सन है, ठीक है, जब सन और अर्थ सबसे नजदीक होते हैं उसको आप क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं पेरिहेलियन। तो पेरिहेलियन कब होता है, ये होता है 3 जनवरी को। ठीक, एक नॉर्मल 3 जनवरी अभी हाल ही में आएगा। अभी मतलब न्यू ईयर में जो स्टार्ट हुआ तो 3 जनवरी को आपको पेरिहेलियन की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सन और अर्थ के बीच में सबसे कम दूरी है। ठीक, ये आपका पेरिहेलियन की कंडीशन है। जबकि 4 जुलाई को, ठीक, ये 4 जुलाई को आपको क्या है, एपहेलियन देखने को मिलता है, मतलब सन और अर्थ के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। ठीक है, मैक्सिमम दूरी होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम पे देख पा रहे हैं, ये कितना ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। ठीक, तो ये बहुत मैक्सिमम है, इसे बोलते हैं एपहेलियन, मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो यही है आपका 3 जनवरी को पेरिहेलियन। तो टाइडल रेंज आर मच ग्रेटर विद अनयूजुअली हाई एंड अनयूजुअली लो टाइड, तो आपके जो टाइड्स हैं वो ग्रेविटेशनल पुल बढ़ गया तो ज्यादा होगा, हाइट बढ़ेगी। और 4 जुलाई को जब पेरिहेलियन सॉरी एपहेलियन की कंडीशन है तब आपको लो टाइड मतलब टाइड नॉर्मल से घट जाएंगी। ठीक, फिर ये आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किसने कौन सी थ्योरी दी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जो क्लास में भी आप लोग को पढ़ाता हूं तो उसमें भी जो भी थ्योरीज मैं बताता हूं उसको एक लिस्ट पे लिखते जाइए, रेगुलरली टॉपिक वाइज सब हेडिंग वाइज लिखते जाइए, क्योंकि वो आप डेली रिवाइज करेंगे तो याद रहेगा। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन गलत हो जाए तो वो आपके लिए बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक, वो आपका ब्लंडर है, तो आप बहुत रेस से पीछे हो जाएंगे। इसलिए फैक्ट्स वाले क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। क्या थ्योरीज हैं, ज्वार की उत्पत्ति से संबंधित 4 आपको अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, थ्योरीज दी गई हैं। सबसे पहले थ्योरी है वो है आपकी इक्विलिब्रियम थ्योरी।
ठीक। जो इक्विलिब्रियम थ्योरी है जो कि आइजैक न्यूटन ने दी, कब दी है? 1687 में, 1687 में। मैंने टाइम पीरियड इसलिए लिखा है, कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेता है, टाइम के अकॉर्डिंग टाइम नहीं पूछेगा, सीक्वेंस पूछ लेगा, पर टाइम पता होगा तभी सीक्वेंसली लगा पाएंगे, इसलिए लिखा है मैंने। तो आइजैक न्यूटन ने इक्विलिब्रियम थ्योरी दी, इसको थ्योरी ऑफ स्टैटिक टाइड्स भी कहा जाता है, स्थिर ज्वार भी कहा जाता है, ठीक है। फिर दूसरी थ्योरी है लैपलास की, जो कि 1775 में आई, डायनेमिकल थ्योरी, ठीक है। गतिशील या कुछ होगा ऐसे बोलते हैं, डायनेमिकल थ्योरी है। फिर विलियम वेबल की आई कौन सी थ्योरी? 1883 में आई, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी विलियम वेबल की है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। अभी इन तीनों को छोड़ के नीचे से पूछने लगा है। तो जीबी एरे की कैनाल थ्योरी है, और स्टेशनरी वेव थ्योरी आर ए हैरिस की है। तो ये 5 थ्योरीज आपको याद रखना है, इक्विलिब्रियम थ्योरी आइजैक न्यूटन, डायनेमिक थ्योरी लैपलास, और प्रोग्रेसिव वेव विलियम वेबल, और आपकी क्या है जो कैनाल थ्योरी है वो जीबी एरी की है, और आपकी स्टेशनरी वेव थ्योरी आर ए हैरिस की है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर एक टर्म है टाइडल बोर्स। टाइडल बोर्स क्या होता है, इसको समझेंगे अगर तो these are these are tidal bores are, or you can say these are steep wall of sea water। पहला टर्म कि ये आपको जो सी वाटर है, सागरीय जल है, उसकी बिल्कुल खड़ी दीवारें, स्टीप वॉल है, बहुत ही स्टीप वॉल सा दिखता है, एक पॉइंट। दूसरा, मूविंग अप स्ट्रीम्स फ्रॉम देयर माउथ व्हेन द टाइडल वेव्स एंटर द लो लाइंग रिवर। तो ये आपको जो लो लाइंग रिवर है, या जो माउथ है जहां पे रिवर गिर रही है सी में, तो उसकी ओर बढ़ती हैं, अप स्ट्रीम्स की ओर बढ़ती हैं, मतलब लैंड की तरफ अप्रोच करती हैं और एंटर करती हैं, ठीक। वो बिल्कुल खड़ी दीवार की तरीके पानी आगे बढ़ता है। टाइडल बोर्स आर फॉर्म्ड व्हेन टाइडल वेव्स विद ग्रेट हाइट एंटर्स अ नैरो एंड लो लाइंग रिवर। कब बनती हैं? जब आपको जो टाइड है वो आपको लो लाइंग एरिया में एंटर कर जाती हैं बहुत ज्यादा ही हाइट के साथ, ठीक। विच debogs in the sea or bay and the rushes upstream and is obstructed by the flow of the रिवर। जो नदी कोशिश करती है रोकने की, बट ये जो टाइड है ये नदी के ही एरिया में घुसती चली जाती हैं, बिल्कुल एक वो स्टीप वॉल वाटर की तरीके से। जैसे आप इमेज में अगर देखने की कोशिश करें तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आपकी रिवर है, ठीक। ये रिवर है, ओके, ये रिवर आ रही है जो यहाँ पे गिरने वाली है, और ये पानी आगे बढ़ रहा है, ठीक। ये आगे बढ़ रहा है पानी, और ये बिल्कुल स्टीप वॉल की तरह एंटर कर रहा है अंदर। इसी कंडीशन को टाइडल बोर कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, कुछ चीजें नई होंगी, कुछ आपको पहले से पता रहा होगा, या कुछ जो आप सिर्फ रट ले रहे थे या याद कर ले रहे थे वो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो जो भी चीजें हैं इसी तरीके से क्लास भी रन होती है, लाइव क्लासेस चलती हैं आपकी, मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में कंटेंट रहेगा, हिंदी में कहीं जहाँ पे भी मुझे हिंदी में उपलब्ध होता है वो भी मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आई होप कि यू विल गेट ऑल द पॉइंट्स विच आई ट्राई टू क्लेरिफाई यू, एंड प्लीज ज्वाइन आवर बैच बिफोर द टाइम, और जो लास्ट मोमेंट है उससे जुड़ने से बेटर है कि आप समय से जुड़ें और मेरे साथ क्लास ज्वाइन करें, पेपर सॉल्व करें, अपने डाउट्स को क्लियर करें, और भी सब्जेक्ट्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर टुडे।